अब सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। करंट किधर फ्लो कर रहा, देखो एरो लगा है। अब आपसे सवाल में पूछा है कि t बराबर 3 सेकंड पर, क्या पूछा है, t बराबर 3 सेकंड पर VA कितना होगा, A पर वोल्टेज कितना होगा। t बराबर 3 सेकंड पर A पर कितना वोल्टेज होगा। तो फाइंड VA एट t बराबर 3 सेकंड। उधर मैंने अर्थिंग कर दिया है, और अगर अर्थिंग ना होता तो मैं आप लोगों से वोल्टेज डिफरेंस पूछ लेता। बच्चों इसको कैलकुलेशन करो, VA एट t बराबर 3 सेकंड। पॉइंट ए पे कितना वोल्टेज है t बराबर 3 सेकंड पर। और इधर आ जाओ, थोड़ा अक्षर जाओ उसको। अब चलो इसको कैसे लगाएंगे मैं आपको सिखाता हूँ। बच्चों देखिए, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला काम है, यहाँ पे di/dt निकाल लो। तो di/dt बराबर आएगा -1/3 एम्पियर पर सेकंड। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि करंट की वैल्यू घट रही है, करंट की वैल्यू घट रही है। वैसे आई दिख भी रहा है कि करंट की वैल्यू घट रही है। तो di/dt मैंने पहले निकाला, और t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर I का मान बताना है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, अगर t की जगह 3 रख दो तो I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो जिस समय हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस समय की दो चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है, वो दोनों मैंने लिख दिया। एक तो I का मान निकाल लिया और एक di/dt निकाल लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों सबसे पहले ये बैटरी बनेगी, और बैटरी कैसे बनेगी, करंट उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन करंट घट रही है। करंट क्या हो रही है, घट रही है। और अगर करंट घट रही है तो फिर ये क्या करेगा, उसे बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो करंट के डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो कराएगा। इसका मतलब यहाँ पे बैटरी बनेगा। और कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी, उस L में इस di/dt मॉड, साइन तो आपने लगा दिया, पोलरिटी तो लगा दिया। अब आपको di/dt माने मॉड 1/3 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितने वोल्ट की बैटरी बनी, 2 वोल्ट की। समझ आया। अब फिर देखो, करंट तो इधर ही फ्लो कर रही है और घट रही है। यहाँ भी इंडक्टर है, ये भी बैटरी बनेगा, और ये कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी। फिर आप लिखोगे L di/dt, L का मान 3 है, di/dt 1/3 है, तो 3 × 1/3 माने 1 वोल्ट का बनेगा। ये भी बैटरी बनेगी और ये भी अपोज करेगी, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कराएगी। L di/dt माने 4 वोल्ट की बनेगी। ये बात समझ आ गया। तो इंडक्टर का काम है बैटरी बनना, बैटरी बन गया। और बच्चों अब हमें किरचॉफ लॉ लगाना है, और किरचॉफ लॉ A से शुरू करो सभी लोग। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम KVL VA प्लस 2 प्लस 12, और करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो माइनस होगा, और माइनस होगा IR, और इस समय जो करंट इसमें I फ्लो कर रही है
वो करंट कितनी फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर। इस समय देखो ये 2 एम्पियर करंट है ना। अब आई आर करोगे तो 2 × 2, मैं एक बार 2 × 2 लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा कि अच्छा आई आर हुआ था। फिर बैटरी है +1, अब बच्चों फिर बैटरी है -2। फिर आगे वाली बात बता दो, आई और आर 2 × 4, और आगे बताना +4 है, और आगे बताना -4 है, और बराबर 0 हो गया। अब कैलकुलेशन कर दिया जाए, VA +2 +12 -4 +1 -2 -8 +4 -4 बराबर 0। ये 4 4 हो गए, बिफोर कट गया ना, और +2 और -2 पा गए छुट्टी, ये भी कट गया। अब बचा क्या है, 12 - 4 माने 8, 8 और 1 9, 9 - 8 1। तो बच्चों हमें मिल रहा है VA बराबर -1 वोल्ट। तो VA का मान क्या मिल रहा है, -1 वोल्ट। समझ आ रहा। अब आपको एक सवाल अपने से लगा के बढ़ना है, एक सवाल लगा के आगे बढ़ना है। ये बैटरी, अच्छा एक बात बताओ, बैटरी बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो चलो फिर एक सवाल लगा के तो फिर फ्री कर दिया जाए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन को कर लिया जाए। अभी लिख रहे थे क्या? अच्छा लिख लो। हो गया? देखिए आपको एक सवाल दिया जा रहा है लगाने को। अब आप इंडिपेंडेंटली सभी लोग कैलकुलेशन करके जब हो जाएगा तो बताना। चलो बच्चों देखो, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, फिर इंडक्टर है, फिर रजिस्टर है, फिर बैटरी है, फिर रजिस्टर है, फिर इंडक्टर है, और बस इतना ही है। और एक पॉइंट यहाँ पे है A और एक पॉइंट यहाँ पे है B। इसमें हेनरी है 6 हेनरी, 6 ओम, 6 वोल्ट, 4 ओम, 4 हेनरी, 4 हेनरी और 4 वोल्ट। और यहाँ पे है 3 ओम और 8 हेनरी। ये सब ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। जो एरो दिखा दिया जाए, मैंने एरो बना दिया। और बच्चों जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वो करंट की वैल्यू ऐसी है, फॉर I बराबर 2 प्लस 1/2 प्लस नहीं 1 प्लस 1/2 t, जहाँ पे t है सेकंड में, और करंट I है एम्पियर में। आपसे सवाल में पूछा गया फाइंड VA माइनस VB एट t बराबर 2 सेकेंड। सब लोग लगा पाओगे? चलो लगा के जल्दी से बता दो। सारे डेटा लिखा हुआ है, VA माइनस VB पूछा है, t बराबर 2 सेकेंड पर।
21 वोल्ट। तो आपके क्लास से आंसर आया है 21 वोल्ट। तो देखो 21 वोल्ट आया। कितना? 31। चलो देखते हैं। अभी देखिए 21 और 31 दो वैल्यू मिल रहा है, पर सवाल का आंसर तो दो में एक ही सही होगा। देखा जाए बच्चों, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? ये तो जल्दी लगना था ना। अब आपको अगर डी आई अपान डी टी मैं लिखूँ तो डी आई अपान डी टी बराबर +1/2 आएगा। प्लस माने करंट का ग्रोथ हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, और t बराबर 2 सेकंड पर एट t बराबर 2 सेकंड पर करंट कितनी आ रही है? I का मान 2 एम्पियर आ रहा है क्या? तो बच्चों बस काम ख़त्म, इतना ही तो चाहिए। अब इसमें देखो मेरे को पता चला 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और ये करंट उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। और अगर करंट बढ़ रही है तो इंडक्टर बैटरी बनकर उस करंट को जो बढ़ रही है उसे क्या करेगा? घटाएगा। तो करंट अगर इधर बढ़ रही है तो बैटरी ऐसे बन जाएगा, और बैटरी कितने वोल्ट की बनेगी? L डी आई अपान डी टी। तो डी आई अपान डी टी क्या है? 1/2। अब 8 × 1/2 करोगे तो 4 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे भी बैटरी बनेगी, ऐसे ही बनेगी, 2 वोल्ट की बनेगी। यहाँ पे भी बैटरी बनेगी, ऐसे ही बनेगी, और 3 वोल्ट की बनेगी। और इसमें करंट कितनी जा रही है? 2 एम्पियर जा रही है। अब बच्चों ए से बी पर मेरे को जाना है किरचॉफ लॉ लगा के। तो जो मेन क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपसे गलती अगर हुई होगी तो वहीं हुआ होगा, अब होना भी नहीं चाहिए था लेकिन गलती। खैर चलो देखो, अब मेरे को लिखवाते जाओ, आप भी लिखते जाओ। बच्चों VA के साथ -4 होगा, आगे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, -6 होगा, प्लस आएगा +4 होगा, फिर -2 होगा, फिर -8 होगा IR, फिर -6 होगा, फिर -12 होगा, और फिर -3 होगा, और बराबर B होगा। सही है। अब इसके बाद जो कैंसिल हो सकें कैंसिल कर दो। -4 + 4 तो यहाँ कैंसिल हो गया, बाकी अब कुछ कैंसिल तो नहीं दिख रहा है। अब बच्चों VA और VB को एक साइड में कर दो और ये सारे माइनस को उधर ले जाओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 × 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 6 22 हो जाएगा, और 22 और 12 34 हो जाएगा, और 34 और 3 37 वोल्ट हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। सही है। अब आप लोग ये बताओ कि अगर कैपेसिटर का सर्किट हो, रेजिस्टेंस का सर्किट हो, इंडक्टर का सर्किट है तो लगा पाओगे? बोलो हाँ नहीं में जवाब बच्चों, लगा लोगे। चलिए एक सवाल फिर ले लेते हैं। अब एक सवाल आपको और लगाना है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो सुनो, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 इंडक्टर लगाया। ये 2 इंडक्टर है, और बच्चों ये है बैटरी। बैटरी का EMF E है, और यहाँ पे इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये सेल का
इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, और यहाँ पे L1 और L2 है। L1 और L2 दिया है, ऐसे दिया है, L1 और L2 ही मान लो, वैल्यू नहीं दिया है। अब पूछा है कि ये करंट I1 और I2 क्या होगी। तो जब हमने स्विच को क्लोज़ किया या जो सिस्टम आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आपको देखकर बताना है कि I1 और I2 कितना होगा, करंट I1 कितना होगा और करंट I2 कितना होगा। I1 और I2 निकालना है। अब I1 और I2 का मान निकालना है। तो देखिए ये जो इंडक्टर है वो कैसा इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है। इंडक्टर कैसा है, आइडियल। तो आइडियल इंडक्टर है तो कोई रेजिस्टेंस तो होगा नहीं। अब इसमें अगर हमें, बच्चों सुनो, देखो मैं थोड़ा टाइम बचाऊंगा, मैं सवाल ले रहा हूँ। यहाँ से करंट कितनी फ़्लो करी, यहाँ से, अब यहाँ से टोटल कितनी करंट फ़्लो करेगी, तो I बराबर टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस। वो आइडियल है, वहाँ भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी रेजिस्टेंस नहीं है, केवल रेजिस्टेंस R है और बैटरी E है। तो टोटल करंट कितना होगा, E/R। अब I का मान E/R लिखोगे। एक तो ये बात सही है। अच्छा, दूसरा ये बात बताना कि अगर पैरेलल में यहाँ का वोल्टेज V1 है और बच्चों यहाँ का वोल्टेज V2 है, तो इस V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल का वोल्टेज तो बदलेगा नहीं। अब अगर पैरेलल का वोल्टेज इक्वल है तो आप V1 बराबर V2 लिखोगे। बच्चों V1 की जगह L1 dI1 अपान dt बराबर L2 और dI2 अपान dt ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d अपान dt L1 I1 बराबर d अपान dt L2 I2 लिख सकते हो। L1 L2 फिक्स है। अब di अपान dt को d/dt करके साथ में लिखे दो। इसके बाद फिर बच्चों आप थोड़ी स्पेशल मैथ लगाएं तो d/dt कट जाएगा, या आप यूँ कहिए कि हमने इंटीग्रेट कर दिया। तब आप क्या लिखोगे, L1 I1 बराबर L2 I2 लिखोगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो इंडक्टेंस में कितनी करंट जा रही है वो बराबर होगा L2 अपान L1। मतलब I और L का जो रिलेशन है वो कैसा है। तो बच्चों I और L का जो रिलेशन है, यहाँ Li कांस्टेंट है, और अगर Li कांस्टेंट है तो I किस पे डिपेंड कर गया, 1/L। तो जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। तो अब I1 और I2 का रेशियो मिल गया और I1 और I2 का टोटल वैल्यू मिल गया। यहाँ पे ये I बराबर क्या है, यही तो है ना, I1 प्लस I2। अब एक इक्वेशन आपके पास 1 है और एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे 2 है। बच्चों 1 और 2 दोनों को देखो और देख के वैल्यू बता दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को देखो। अब बताओ I1 का मान क्या होगा, इसका रेशियो अपान सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल करंट। टोटल करंट माने E/R। और अगर मैं I2 पूछूं तो डायरेक्ट बताएं आप, L1 अपान L1 प्लस L2 इंटू E/R। तो I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। समझ आ रहा। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है, यही सब पेपर में रहेगा। चलो थोड़ा और एक बात को समझा दें।
हटाओ इसे। बच्चों अब देखो, यहाँ से आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, एक बात और एक्सप्लेन करूँगा, तो फिर थोड़े इधर उधर की बातें और चेंज करूँगा इसी में। चलिए एक प्रॉब्लम को और समझ लेते हैं। जैसे कल हम लोगों ने सोलेनाइड पढ़ रहा था, लॉन्ग सोलेनाइड, आज फिर हम वही लॉन्ग सोलेनाइड लेते हैं। ये लॉन्ग सोलेनाइड है, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनाइड है, और यहाँ पे ऐसे जब डॉट डॉट बना देते हैं ना, तो इनफाइनाइट का वो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बन जाता है। और इसमें ये तार लपेटे जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं। स्मॉलियन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है। और बच्चों इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ना, वो करंट इसमें मान लो आई फ्लो कर रही है, और इसका रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, रेडियस लिखा भी जा सकता है। चलो अभी बताते हैं लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे दिया, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सोलेनाइड है। तो सवाल में इसमें मैंने पूछा है कि इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। क्या पूछा है? मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम पूछना ही सही है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है ना। अगर मैं पूरा पूछूंगा तो इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा सवाल में क्या है कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, मतलब एनर्जी डेंसिटी बताओ। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वैल्यू क्या होगा? इसको मैं स्मॉल यू लिखूंगा, जैसे बोल सकते हैं आप एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी है। अब बच्चों आपको सवाल में जो लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, जल्दी से तुरंत ही बताना था। हाँ शाबाश, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है सलूशन। देखो बड़ा आसानी से लगाना था। इसमें लिखा है कि मैग्नेटिक एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यही तो लिखा है। और मैग्नेटिक एनर्जी को सारा लोग जानता है, हाफ LI², अभी आपने पढ़ा है। और बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम ही लिखे रहो। आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने, कल की क्लास की बात याद करो, यही मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी है। तो कल की क्लास याद करो, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम निकलवाया था और सोलेनाइड का निकलवाया था। याद आ रहा है? क्या निकाला हुआ था बच्चों? यहाँ पे 1/2, तो 1/2 मेरे को लिखना है, इस फार्मूले का 1/2 है। और सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम आपने μ0N² लिखा था, और यहाँ पे I² और हो गया।
ये स्मॉल यू का मान निकल रहा है। अब फिर देखो, इसमें म्यू नॉट अकेला है, बाकी सब डबल डबल है, तो वो अकेला ख़राब नहीं लग रहा है, उसे भी डबल कर दो। अरे कर दो, पावर 2 लगा दो, क्या जा रहा है, n स्क्वायर आई स्क्वायर। अब पावर 2 लगाओगे तो फिर भाई नीचे भी लिखना पड़ेगा, और म्यू नॉट एन आई कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों म्यू नॉट एन आई का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये एनर्जी डेंसिटी है। आपको जहाँ भी सवाल में पूछा जाए कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट। ये मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। इसलिए अब अगर मैग्नेटिक एनर्जी कोई पूछ ले बच्चों, अगर मैग्नेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और अगर कभी वेरिएबल दे दिया जाए तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और यहाँ से निकाल सकते हो। ये उसी तरह का कहानी हो गया जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी माने सेल्फ एनर्जी पढ़ा था, याद आ रहा? उसमें स्मॉल यू का वैल्यू निकाल कर काम कर लिया था आप लोगों ने। अब जैसे मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन दे देता, एक सवाल में दे देता कि कोई हॉल है, उसका वॉल्यूम 500 मीटर क्यूब है, मान लो इसी कमरे में जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकाला जाए, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो करीब 1 लाख मीटर क्यूब आएगा। ये इसका वॉल्यूम है 1 लाख मीटर क्यूब, और मैंने कह दिया कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 टेस्ला है, 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, और वॉल्यूम है मान लो 1 लाख मीटर क्यूब। तो बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, तो निकल जाएगा। बी का मान हमने दिया है, आप रख लेना, म्यू नॉट की वैल्यू आता है वो रख लेना, और इसके बाद वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलने ही जाएगा। बच्चों यहाँ पे हमें मैग्नेटिक एनर्जी कैसे निकालना है वो इन्फॉर्मेशन समझ आ गई। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो, थोड़ा कंपेयर कर लेना चाहिए, जब भी कभी ऐसा मौका मिले तो उसे पिछला भी देख लेना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूं तो वहाँ पे यू का मान आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और अगर मैग्नेटिक की बात करूं तो भाई वहाँ पे तो ये और म्यू इनवर्स है, उल्टा है। अगर ये ऊपर है तो वो नीचे होगा, तो बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट, वही लिखा हो, एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं डायरेक्ट लिखना है, आप सीधे आंसर टिक करना है। और अगर इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा जाए तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लेना, और अगर बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी पूछा जाए तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लेना। अब आप केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के कंप्लीट नहीं थे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ये पूरा मैग्नेट जब ख़त्म हो जाता है तब आप कंप्लीट हो जाते हैं। तब आपको कोई भी सवाल आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो आप लगा लेते हो, तब आपके पास बहुत सारा वेरिएशन रहता है, बहुत चीज़ें नॉलेज में रहती हैं, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट हो गया एक सवाल के लिए कि आप कैसे मैग्नेटिक एनर्जी निकालोगे, वो कहानी कंप्लीट हो जाती है। आइए मैं एक क्वेश्चन छोटा सा एक सवाल करा लूँ, तब आगे बढ़ा दूँ आपको। एक एग्जाम्पल, इसके बाद तब फिर हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पे डिस्कशन करके तब सर्किट वाला का केस शुरू करेंगे। अब सुनो, जैसे कोई मैंने केबल लिया, बच्चों ये क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैंने एक कोई केबल लिया, ये केबल है, और
अब देखो, ये केबल है और इसमें करंट जा रही है। मान लो कि किसी सिस्टम में जा रही है करंट, उधर कोई सिस्टम होगा। अब सिस्टम कैसा सिस्टम ले लिया जाए? जैसे मान लो कि वो माउस का केबल है, जो एक माउस है कंप्यूटर वाला और एक कंप्यूटर का सीपीयू है। अब ये माउस इधर है और सीपीयू उधर है। माउस वाला क्लिक किया, तो जब क्लिक किया तो उसमें करंट ऐसे जाने लगा। अब ये करंट कहाँ चली गई? प्रोसेसर में चली गई, सीपीयू में चली गई। अब सीपीयू में वो जाके जो कमांड मैंने दिया, अब वो सीपीयू में वो कमांड सर्च कर रहा है। मान लो मैंने कोई फाइल को ढूंढ रहा हूँ, तब उस फाइल को एक के बाद एक पलट रहा है और कंप्यूटर के स्क्रीन पे डमरू बना है। अब जब तक डमरू बना है तब तक इसका मतलब है कि आप कोई दूसरा सिग्नल देंगे तो काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। कितनी बार किल किल करो, कुछ नहीं होगा। अब उसमें जब तक डमरू बना है तब तक कुछ नहीं होगा। इसके बाद डमरू जैसे ही बिगड़ता है, इसका मतलब वो प्रोसेस हो गया। जो भी आपने ढूंढ रहा था वो मिल गया या नहीं मिला, प्रोसेस हो गया। तो तुरंत क्या होता है? करंट वापस लौट आती है और लौट के फिर से माउस में करंट वापस आ जाती है। तो माउस में हमें सिंबल बन जाता है, माउस में करंट का आना पता चल जाता है कि प्रोसेस हो गया। और तब दोबारा से आप जब सिग्नल दोगे तो फिर आगे जाएगा। अगर मान लीजिए इधर से ये करंट प्रोसेसर से लौटकर माउस में नहीं आया या किसी वजह से माउस में नहीं आ पा रहा है, तो उस पे जो डमरू बना है वो डमरू बना ही रहेगा तब तक, जब तक कि वो करंट वापस लौट के माउस पे ना आए। तो डमरू कब ख़त्म होता है? जब वहाँ से करंट चलती है नहीं, जब माउस पे